दादाजी, दादाजी, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो गांव की डायन वाली। अरे बच्चों, अभी रात हो गई है। ऐसे छोटे बच्चे रात को भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनते। दादाजी, अब हम बड़े हो गए हैं, प्लीज हमें भी वो वाली कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनाता हूँ। बात है आज से कई साल पहले की। साल था 1999, जब गांव में दशहरा का पर्व था। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने सड़क पर एक लंबे से साड़ी को बिछा देखा। उस साड़ी को देखकर सबको कुछ ठीक नहीं लगा। सबका उस साड़ी को लांघकर रास्ता क्रॉस करने को मन किया, लेकिन एक आवारा सा लड़का नहीं माना और उसने उस साड़ी को लांघ दिया। सड़क के किनारे से गुजरते वक्त लोगों ने बांसवाड़ा के पास से एक आवाज सुनी, जो कि पानी के बौछार की थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई नहाता है। लोगों ने जब उस तरफ टॉर्च मारा तो उन्हें एक औरत नहाती हुई दिखी, लेकिन अगले ही पल सबकी टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गया। सब समझ गए, हो ना हो ये कोई भूतनी या डायन ही है। सबका शक बिल्कुल यही था। सब उस रात फटाफट वहां से निकले। अगले सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई कि एक डायन ने इस गांव को श्रापित कर दिया है और वो लड़का जिसने पिछली रात उस साड़ी को लांघा था, उसने उसी रात खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सारी खबरें गांव में आग की तरह फैल गई और हर कोई बस उसी डायन की दहशत की बातें करने लगा। अक्सर दशहरा, दिवाली जैसे पर्व में गांव खेड़ों में डायने वगैरह घूमा करती है। ये एक आम बात थी, तो लोगों ने सोचा कि जैसे ही दशहरा बीतेगा सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस डायन की तबाही ने अपना जन्म लेना शुरू किया था। दशहरा के 10 दिन बीतते ही गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारे पालतू मवेशी मरने लगे। कोई देर रात उन्हें मारकर उनका पूरा खून चूस लेता। जिंदा बच्चे भी गांव में पैदा नहीं हो रहे थे। गर्भवती महिलाओं का बच्चा उनके गर्भ में ही मर जाता। सबका यही मानना था कि इन सब का कारण वही डायन है जिसने अपने श्राप से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। गांव में अब खेती होना भी नामुमकिन हो गया था। खेतों में बंजर जमीनें थी, सारी फसल सूख गई थी और इसी कारण कई किसानों ने खुदकुशी कर ली। दादाजी, लेकिन डायन इस तरह लोगों को क्यों मारती थी? क्या वो कोई बदला लेने आई थी? नहीं, वो किसी बदले के मकसद से नहीं आई थी। वो इस गांव को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि उसे हमारे गांव को अपना अड्डा बनाना था, जिसका सुझाव उसे एक तांत्रिक ने दिया था। कुछ सालों पहले गांव वालों ने उस तांत्रिक के घिनौने कामों की वजह से पीट कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था और उसके ही सुझाव पर उस डायन ने हमारे गांव पर निशाना साधा था। दादाजी, फिर आगे क्या हुआ? क्या उस डायन ने सबको मार दिया? नहीं बेटा, सबको मारना संभव नहीं था, लेकिन जो नियमों को नहीं मानता
वो उस डायन के जाल में आसानी से फंस जाता। नियम? कैसे नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना, किसी के दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा ना खोलना। लेकिन इससे डायन शांत नहीं बैठी, बल्कि उसने दूसरा पैंतरा आजमाया। अब तो शादी बारात भी गांव में नहीं हो सकते थे, वरना डायन के पास एक भारी मौका होता अपना शिकार फंसाने का। उसने गांव के सभी लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया और उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाना चालू किया। धीरे धीरे उस डायन का आतंक बढ़ता चला गया। दादाजी, फिर गांव वालों को उस डायन से छुटकारा कैसे मिला? गांव वाले उस डायन की दहशत से घबराए थे। इसी बीच सभी में ये खबर उठती है कि ये काम उसी तांत्रिक का है जिसे 3 साल पहले गांव से धक्के देकर बाहर कर दिया गया था। गांव वाले गुस्से में लाल हुए उस तांत्रिक का पता करते हैं और फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं, सुन बे तांत्रिक, उस डायन को किसी भी तरह गांव से बाहर कर। हमें पता है तूने ही उस डायन को हमारे गांव के पीछे लगाया है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे हम ऐसी भयानक मौत देंगे कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाएगा। गांव वाले उस तांत्रिक से उसका कवच छीन लेते हैं, जिसके सहारे वो जिंदा था। अगर कुछ दिनों में उसे वो कवच दोबारा नहीं मिलेगा तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा, जिससे उसकी सालों की तपस्या पर पानी फिर जाएगा। तांत्रिक को मजबूरन गांव आना ही पड़ा। उसने साल के आखिरी रात को साधना शुरू की। साधना में मैं और मेरे 2 और साथी बैठे थे। तांत्रिक ने मंत्रों को जपना शुरू किया। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हुई, जो कि बहुत ही डरावने चेहरे के साथ आई थी। उसे देखकर हम सब अंदर से कांप गए, लेकिन भाग भी नहीं सकते थे। अगर भागते तो जान से हाथ धोना पड़ता। अब तुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए। मेरा मकसद पूरा हो गया है। मकसद तो तेरा पूरा हुआ है, मेरा नहीं। आई तो मैं तेरे मकसद के लिए थी, लेकिन जाऊंगी अपना मकसद पूरा करके। वो डायन गांव छोड़कर जाने को नहीं मानती। फिर तांत्रिक अपना सबसे ताकतवर योग शुरू करता है और कई घंटों तक चली साधना के बाद आखिरकार वो डायन कमजोर पड़ जाती है और फिर तांत्रिक उसे सामने के पीपल के पेड़ में बांध देता है। मुक्त होने के लिए तांत्रिक उसे गांव छोड़कर चले जाने की शर्त रखता है। देख, अगर तू चाहती है कि तू आजीवन इसी पेड़ में बंधी रहे तो अब भी अपनी जिद पर बनी रह, और अगर तू इस गांव को छोड़ने का वादा करती है तब मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ठीक है तांत्रिक, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आज की रात हुई दास्तां का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करेगा, अन्यथा मैं उसके सामने आ जाऊंगी और उसे मार दूंगी। इतना कहते ही वो डायन बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसे पेड़ से आजाद कर देता है और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। अरे दादाजी, आपने तो कहा कि उस डायन ने सबसे ये वादा लिया था कि कोई भी उस रात की दास्तां का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, वरना वो सामने आ जाएगी। आपने तो हमें ये सब बता दिया। हे राम, ये मेरे से क्या हो गया? अब बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई, जो अपनी मौत को बुलावा दे बैठा। तभी घर की लाइट चली जाती है और हल्की रोशनी में उन तीनों को सामने
एक औरत की बड़ी परछाई नजर आती है और तभी दादाजी को एक तेज दिल का दौरा पड़ता है और दादाजी की कहानी और उनके जिंदगी की अवधि यहीं समाप्त हो जाती है। अमावस्या की रात थी। भेड़ियों की आवाज से सारे माहौल में डर का सन्नाटा था। उस भयानक रात में हाथ में एक पोटली लिए शालिनी अकेली खेत के रास्ते से जाती हुई अपनी मौत को खुद बुलावा देने के लिए आई हो। तुम आ तो गई हो अपनी मर्जी से, मगर वापस नहीं जा पाओगी। माँ, क्या ये दीदी भी हमारे साथ रहेगी? शालिनी को सब सुनाई दे रहा था, मगर वो बिना रुके मंत्र पढ़ती जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे मारने के लिए उसके करीब आ रहा हो। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी, शालिनी, उठो बेटा, सुबह हो गई है। तुम्हें आज नया पाठ सीखना है ना। अपने बाबा की आवाज सुन शालिनी अपने बिस्तर से उठी और अपने कामों में लग गई। शालिनी के बाबा एक ज्ञानी पंडित थे। शालिनी छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। शालिनी बचपन से ही अपने बाबा की तरह ज्ञानी बनना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। शालिनी के बाबा हमेशा उसे अपनी कहानियां सुनाते कि उन्होंने कैसे लोगों की मदद की और कैसे अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलवाई। लेकिन एक बात वो हमेशा महसूस करती कि उसके बाबा उससे कुछ छुपाते थे। बाबा, आप अपने मन की बात मुझे क्यों नहीं बताते? मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई बात तो है जो आपको अंदर ही अंदर आपके मन को कोस रही है। शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत सोच रही हो, और अगर ऐसी कोई बात है भी तो वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन बाबा, आप भी तो मुझे बता सकते हो ना? शालिनी के बाबा सिर झुकाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। एक दिन अमावस्या की रात को शालिनी अपने सहेली के घर एक फंक्शन के लिए जा रही थी। रात को आते वक्त उसे बहुत देर हो गई। रात में बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। गांव के सुनसान रास्ते पर डरावना माहौल हो गया था। शालिनी पूरी तरह भीग गई थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी जोर से एक बिजली कड़की और दूसरे पेड़ पर गिरी। शालिनी ये देखकर बहुत घबरा गई और वो वहां से निकल गई। आगे जाने के बाद जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज ही सब होना है क्या? पहले ये बारिश और फिर बिजली और अब ये तूफान। यहाँ रुकने के लिए कोई जगह भी नजर नहीं आ रही है। ये शालिनी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। एक तो आज अमावस्या की रात है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ देर आगे जाने के बाद शालिनी को खेत के किनारे एक घर नजर आया। उसे लगा कि आज की रात उस घर में रहने वाले लोगों से मदद मांग लेती हूँ। शालिनी उस घर की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैं अपने सहेली के घर गई थी। आने में जरा देर हो गई, तो क्या आज रात के लिए
आपके घर में मुझे रहने की जगह मिल सकती है? आपके मुझ पर बड़े उपकार होंगे। अंदर आ जाओ। शालिनी अंदर चली गई। घर बहुत छोटा सा था। कुछ देर बाद एक लड़की और एक बौना आदमी वहां आया। दीदी, मेरा नाम वानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। दीदी, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। लगता है कि आप हमारे साथ ही रहोगे। क्या आप मेरे साथ खेलोगी दीदी? शालिनी ने वानी को अपने कंधे पर बिठाया और उसे घर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने देखा कि जो छोटी बच्ची उसके कंधे पर बैठी थी, उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। उसका बदन पूरी तरह से काला पड़ गया था। आंखें सफेद हो गई थी, बाल पूरी तरह बिखरे थे। शालिनी ने वानी को जोर से जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से चिल्लाती हुई घर से बाहर निकलने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा वो औरत और वो बौना आदमी, उसके शरीर भी बदल गए थे, काले पड़ गए थे और उनकी आंखें भी सफेद हो गई थी। शालिनी डरते हुए दरवाजे के पास पहुंची और वो वहां से भाग गई। घर आकर उसने अपने बाबा को सारी बात बताई। तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था बेटा। तूने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? लेकिन क्यों बाबा? क्या हुआ था? आप कहना क्या चाहते हैं? वो लोग कौन थे बाबा? बिरजू बाबा ने बताया कि आज से कई साल पहले गांव में अंधविश्वास बहुत था। लोग कुछ भी करने से पहले तांत्रिक अघोरी से बात करते थे। वो जो कहते वो लोग वैसा ही करते। और एक समय ऐसा आया जब गांव में लगातार 5 साल बारिश नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे। बिना पानी के गांव के पशु पक्षी मरने लगे। लोग मरे हुए पशु पक्षियों को खाने लगे। इस हालत से बाहर निकलने के लिए गांव के सारे लोग एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बाबा, आपको तो सब पता है। कृपया हमें इस समस्या से बाहर निकालने का मार्ग बताइए। मार्ग तो है, लेकिन आसान नहीं है। कौन सा मार्ग बाबा? बलि। बलि? किसकी बलि बाबा? गांव में परेशानी भगवान के नाराज होने से नहीं, शैतान के साए की वजह से हुई है। शैतान को भूख लगी है, उसकी भूख मिटानी होगी। लेकिन किसकी बलि देनी होगी बाबा? मांस, मनुष्य का मांस। शैतान को गरम रक्त और मांस की बलि देनी होगी। ये बात सुनकर सरपंच और बाकी गांव वाले हक्के बक्के रह गए। लेकिन भूख प्यास ने लोगों की बुद्धि छीन ली थी। वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए। गांव के लोगों ने सोचा कि गांव में श्याम नाम का जो बौना आदमी है, उसी की बलि दे देते हैं। गांव के कुछ आदमियों ने बौने श्याम को पकड़ा और उसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ो मुझे। श्याम अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और उसकी बलि चढ़ा दी। ये बात जब इरावती को पता चली तो उसने अपने घर में ही अपने बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। जिस रात उन सबकी मौत हुई, वो रात अमावस्या की रात थी। तब से उन तीनों की आत्माएं भटक रही है। वही घर तुमने देखा, वो घर और वो लोग अमावस्या की रात को ही दिखते हैं। बाकी के दिन वो जमीन में धंस जाते हैं। बाबा, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या वो लोग मुझे भी मार डालेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब हम क्या करें बाबा? मैंने आपसे पूरी विद्या नहीं सीखी है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा शालिनी। भगवान और अपने आप पर विश्वास रखो। अगली अमावस्या की रात को वो
वो घर फिर से जमीन से उभर कर आया। बिरजू बाबा ने शालिनी को एक पोटली दी और उसे बताया कि उन सबको मुक्ति अब वही दिला सकती है, और शालिनी को गले में पहनने के लिए एक रुद्राक्ष की माला भी दी। जब ईरावती की आत्मा ने शालिनी पर हमला किया तो उस रुद्राक्ष की माला की वजह से ईरावती रुक गई। फिर शालिनी ने उस पोटली में रखे राख को बाहर निकाला और अपने चारों ओर घेरा बनाया और उसके अंदर बैठकर वो मंत्र पढ़ने लगी। उस मंत्र की वजह से तीनों की आत्मा कमजोर होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमावस्या की उस भयानक रात में उनके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। ईरावती और श्याम की आत्मा ने शालिनी को डराने की बहुत कोशिश की, मगर शालिनी अपने जगह पर बनी रही। वाणी, जो कि एक छोटी लड़की थी, उसकी आत्मा सबसे पहले जलने लगी और कुछ ही पल में राख हो गई। ईरावती और श्याम की आत्मा ये सब देखकर और तड़पने लगे। उन दोनों ने शालिनी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। धीरे धीरे अमावस्या की रात खत्म होने को आई और वो घर जोर जोर से हिलने लगा। शालिनी ने अपने पोटली में रखी राख निकाली और ईरावती और श्याम पर डाल दी, जिसके कारण वो दोनों मंत्र के जाल में फंस गए। फिर शालिनी दौड़ती हुई घर से बाहर आई और घर के चारों ओर राख का घेरा बना दिया। अगले ही पल वो घर जमीन में धंस गया। शालिनी ने श्याम, ईरावती और वाणी की आत्मा को मुक्ति दिला दी, लेकिन अंधश्रद्धा की वजह से और किसी की बलि न दी जाए, इसीलिए शालिनी ने अपने बाबा से पूरी विद्या प्राप्त की और लोगों की मदद करने लगी। राहुल, एक 16 साल का लड़का, अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ है। कमरे की दीवार पर पबजी का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल अपने मोबाइल में पबजी खेल रहा है। तभी उसे किचन में काम कर रही माँ की आवाज आती है। ये पबजी की दुनिया से बाहर आओ और देखो असली दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कूल से लगातार तुम्हारे स्टडी की खराब रिपोर्ट आ रही है। बंद करो पबजी और स्टडी करो। राहुल माँ की बातों को अनदेखा करते हुए, माँ, पबजी की दुनिया में जो मजा है वो इस दुनिया में कहाँ। रुक जाओ 10 मिनट, फिर करता हूँ स्टडी। तभी राहुल के मोबाइल पर एक मैसेज दिखता है और फ्लैश होता है, पबजी बैंड इन इंडिया। राहुल के चेहरे पर हैरानियत और नाराजगी भी। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। राहुल अपना मोबाइल बेड पर फ्रस्ट्रेशन से फेंकता है। अचानक से कमरे की लाइट शुरू बंद होने लगती है। राहुल की आंखों में डर दिखाई दे रहा है। किचन में भी लाइट शुरू बंद होने लगती है। माँ भी थोड़ी डर सी जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, राहुल जरा चेक करो तो क्या हो रहा है। लगता है फ्यूज में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। माँ को राहुल के कमरे से कुछ बहुत जोरों की गड़गड़ाने की आवाज आ रही है। माँ जल्दबाजी में राहुल के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता नहीं है। माँ जोर देकर दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। माँ घबरा जाती है। राहुल, राहुल! एक घने जंगल में राहुल को होश आता है। राहुल चारों ओर चौंक कर देख रहा है। चेहरे पर थोड़ा डर और आश्चर्य है। मैं यहाँ कैसे आया? इतना घना जंगल। माँ कहाँ है? माँ, माँ! तभी उसे कुछ गुरगुराने की आवाज आती है। राहुल पलटकर देखता है तो सामने उसे एक बलशाली आदमी, जो कि आर्मी की पैंट पहने हुए और राहुल की तरफ बढ़ रहा है। राहुल चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। राहुल की सांसें फूल रही है। वो पेड़ की आड़ में झांक कर पीछे देखता है तो उसे वही आर्मी मैन उसकी तरफ आते हुए दिखता है, जैसे वो सिर्फ राहुल को मारना ही चाहता है।
उसके चेहरे पर लगी वॉर पेंट और गुस्सेल चेहरा दिखाई दे रहा है। कौन है ये आदमी और मेरी जान का दुश्मन क्यों बना बैठा है ये? मैंने ऐसा क्या किया? हे भगवान, मुझे बचाओ इससे प्लीज। तभी राहुल को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो तुम? हमें नए प्लेयर्स के लिए रेडी होना चाहिए, चलो। वो आर्मी मैन गुर्राता है और वहाँ से चल देता है। राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है, उसके चेहरे पर सुकून है और वो एक लंबी सांस लेता है। राहुल जंगल में चल रहा है और वो देखता है कि दूर एक कुटिया के दरवाजे से छनकर एक रोशनी आ रही है। गौर से देखने पर उसे कुटिया के ऊपर पबजी का झंडा भी दिखाई दे रहा है। राहुल उस तरफ डरते हुए बढ़ता है। हेलो, कोई है अंदर? मुझे मदद चाहिए। कुटिया का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पबजी के कपड़े पहने हुए एक मनमोहक हंसी के साथ राहुल का स्वागत कर रही है। राहुल देखता है कि उसके कपड़े पर बैज है जिस पर लिखा हुआ है सारा पबजी गाइड। राहुल आश्चर्य से देखते हुए पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है? सारा उसे सारा मामला बता रही है। राहुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। वो थोड़ा तिल मिलाते हुए कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी है। और फिर राहुल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सारा और बाकी खिलाड़ी राहुल को बैटल ग्राउंड पर ट्रेन कर रहे हैं। वो उसे दौड़ लगवा रहे हैं, जंप, शूटिंग, हैंड कॉम्बैट एंडी के साथ करवा रहे हैं। एंडी एक बलशाली इंसान है। राहुल को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता जा रहा है। राहुल थका हुआ है पर जोश में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं और मेहनत करूँगा। और अब युद्ध का दिन आ गया है। सभी प्लेयर्स युद्ध भूमि पर आ गए हैं। एंडी और सारा भी वहीं पर है। वो राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी जमीन थर्राने लगती है और जमीन दो हिस्सों में पानी से बट जाती है। सभी लोग बिखर जाते हैं। सारा चिल्लाकर राहुल को सूचित करती है। राहुल युद्ध भूमि पर अपनी एक नजर डालता है और थोड़ा असहज लग रहा है, पर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। वो हथियार और सप्लाईज इकट्ठा करता है। युद्ध शुरू हो जाता है। राहुल एक पेड़ के पीछे दुश्मन की ताक में छिपा बैठा है। लोगों की चीखे और गन शॉट्स सुनाई दे रहे हैं। राहुल मैप चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 10 सर्वाइवर ही बचे हैं। हमें उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। मुझे घर वापस जाना है। मैं जीतूंगा। तभी नरेटर की आवाज आती है। राहुल सुन रहा है, अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, जल्दी खत्म कर दो। ठीक है भैया, लास्ट सीन में फिनिश कर देता हूँ। फाइनल सर्कल में सिर्फ राहुल और एंडी बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युद्ध अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। आखिर में राहुल एंडी को हराकर जीत जाता है और अनाउंसमेंट होती है, विनर विनर चिकन डिनर। हे, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो उठकर बैठता है। बगल में रखे पानी के ग्लास से वो पानी पीता है, थोड़ा संभालता है। राहुल सोच में डूबा हुआ है और अपने आप से कहता है, अरे यार, ये सपना था कि हकीकत? राहुल पबजी के पोस्टर की ओर देखता है और अपना मोबाइल उठाकर उसमें से पबजी ऐप अनइंस्टॉल करता है। अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ को हग करता है। माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही है और राहुल भी हंस रहा है। माँ उसके बालों को संवारती है। सॉरी माँ, आज से मैं आपके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूँगा। पबजी को अपना राम राम। राहुल और माँ ठहाका मारकर हंसने लगते हैं।